जो वैक्सीन है उससे भी ये हार्ट इश्यूज होते हैं, क्या ये सच है? फीमेल का हार्ट अटैक हुआ तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट, डेथ रेट ज़्यादा है मेल से। डेथ रेट फीमेल का ज़्यादा है? ज़्यादा है मेल से। 30s 40s में हार्ट अटैक हो रहा है, तो यंगर लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है इतना? सारे लाइफस्टाइल की वजह से। सबसे बेस्ट कुकिंग के लिए ऑयल कौन सा है हार्ट के लिए? जब तक वो मोबिल ऑयल नहीं है कोई भी ऑयल चलेगा। अगर आप घर पे हो और आपके पास कोई फैमिली मेंबर का हार्ट अटैक हो गया तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। हार्ट मेनली एक पंप है, उसके 4 चैम्बर है, 2 ऊपर वाला चैम्बर है, 2 नीचे वाला चैम्बर। कोई जिम जा रहा है, ट्रेडमिल में उसको हार्ट अटैक हो गया, वेट लिफ्टिंग में हार्ट अटैक हो गया, तो इसका क्या ताल्लुकात है वो हार्ट अटैक से, जिमिंग और सब? समटाइम्स पीपल पुश अगेंस्ट देयर विल। आप देखेंगे जितना मैराथन लास्ट 1 किलोमीटर या 1 माइल में मैक्सिमम हार्ट अटैक होता है। आज हम बात करेंगे पद्म भूषण से जिन्होंने 30,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज किए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उनका बाईपास सर्जरी का सक्सेस रेट है 99.8%। वेलकम टू दिस एपिसोड कॉल्ड रीथिंक हार्ट हेल्थ with the man with the safest hands, Dr. Ramakant Panda. I want to thank Zerodha's Media Network 01 for enabling this entire show, without which none of this would have been possible. So doctor, it's an honor to have you on the show. Thank you so much यहाँ आने के लिए। It's my pleasure. और बहुत लोगों को नहीं पता है, डॉक्टर के जो डॉक्टर है वो मेरे साथ वॉर्टन में थे, हम लोग ने साथ में MBA किया था, वो मेरे से एक बार सीनियर थी। तो It's really surprised. The world is so small. अभी पता चला कि both of you are just 1 year each other. सो डॉक्टर, मैं शुरू करूँगा इमीडिएटली, टॉपिक में आता हूँ मैं। जरूर। डॉक्टर, इतना हार्ट अटैक्स क्यों हो रहा है लोगों को, स्पेशली यंगर लोगों को? आजकल मैं न्यूज़पेपर खोलता हूँ, 30s 40s में हार्ट अटैक हो रहा है, तो यंगर लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है इतना? सारे लाइफस्टाइल की वजह से। जब 40-50 साल पहले मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा प्रोफेसर लोग मेरे को बोलते थे कि ये जो हार्ट अटैक है, जो बीमारी है, वेस्टर्न पॉपुलेशन का है, इंडियन का नहीं होता है। उस ज़माने में हम जब आते थे देखेंगे कि वो भाल का प्रॉब्लम का मरीज एडमिट होता था, हार्ट अटैक कभी रेयर था। और 40-50 साल के अंदर उधर से अभी सिचुएशन हो गया, दुनिया में जितना कंट्रीज है, हमारा हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा है। इंडिया लीडिंग है हार्ट लीडिंग हार्ट डिजीज, और सारा दुनिया में और भी इंडियन जो हार्ट डिजीज होता है हमारा 2-3 गुना ज़्यादा है बाकी देश के तरफ। ये सारा लाइफस्टाइल की वजह से, उसके बारे में बात करेंगे। और एवरेज एज क्या होगा हार्ट अटैक का इंडिया में? पहले तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुताबिक इंडियन का जो हार्ट अटैक होता है 10 साल पहले होता है, तो एवरेज हमारा अभी हार्ट अटैक 53 है, लेकिन उसमें से मोर देन 20% बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स। मोर देन 20% 40 साल से कम। ये एग्जांपल मैं दूंगा, जब मैं इंडिया आया 93 में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो साल में एक मरीज़ देखूंगा जो 30 या 32 साल, 29 साल का, 28 साल का होगा। अभी ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक पेशेंट देखता हूँ, समटाइम्स रोज़ 1-2 पेशेंट देखता हूँ जो 25-30 साल या 32 साल का है। तो इतना बढ़ेगा, 30 साल के अंदर साल में एक बार देख रहा था, आजकल ऑलमोस्ट डेली एक पेशेंट देखता हूँ। लेकिन ये सब लाइफस्टाइल के कारण है, सारे चीज़ लाइफस्टाइल। डॉक्टर, बहुत लोग बोलते हैं कि जो वैक्सीन है उससे भी ये हार्ट इश्यूज होते हैं, क्या ये सच है? मेजॉरिटी, मोर देन 99% ऑफ पॉपुलेशन, उनका कोविड के साथ एक बार रिकवरी हो गया या वैक्सीन लिया, उस वैक्सीन का भी इमीडिएट पीरियड, देयर इज ए इन्फ्लेमेटरी पीरियड, दैट्स द टाइम हार्ट अटैक आने का चांस है। आफ्टर दैट जो लॉन्ग टर्म जो लिया वैक्सीन 2 साल पहले, अभी हार्ट अटैक आया, वैक्सीन कोविड 2-3 साल पहले हुआ था या 1 साल पहले हुआ था, उनको हार्ट अटैक है, वो उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, पूरा अलग चीज़ है। ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। डॉक्टर, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये भी लिखते हैं कि कोई जिम जा रहा है, ट्रेडमिल में उसको हार्ट अटैक हो गया, वेट लिफ्टिंग में हार्ट अटैक हो गया, तो इसका क्या ताल्लुकात है वो हार्ट अटैक से, जिमिंग और समय? मेजॉरिटी लोगों का हार्ट के वजह से नहीं है, क्या ना, कुछ हार्ट का बीमारी ऐसा है, वो एक है जिसका कंजेनिटल बोलते हैं,
पैदाइश से हार्ट का अंदर डिफेक्ट है, हार्ट के अंदर जो खून जाने वाला जो सप्लाई कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं गलत जगह से निकलता है, वो लोगों का कोई भी एक्सरसाइज क्या उस टाइम क्या होता है वो आर्टरी नैरो हो जाता है, उसके वजह से होता है। कुछ होता है जहाँ हार्ट मसल वीकनेस जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, बहुत कॉमन है, दोनों बहुत सारे कार्डियोमायोपैथी है। ये सब पेशेंट जो रहते हैं जो कोई एक्सरसाइज एक्स्ट्रा किया तो उसमें हार्ट अटैक होकर हार्ट बंद होने की चांस है। तीसरा रहा देखेंगे जो एथलीट जो है एकदम फिट एथलीट जो फुटबॉल खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल सडनली डाइंग, समटाइम्स पीपल पुश अगेंस्ट देयर विल। आप देखेंगे जितना आपका मैराथन लास्ट 1 किलोमीटर या 1 माइल में मैक्सिमम हार्ट अटैक होता है, क्योंकि पीपल पुश अगेंस्ट देयर body, they try to push and do it, that's the time what happens, the body inside the body the stress hormone level ज़्यादा हो जाता है, आर्टरी के ऊपर स्ट्रेस होकर अटैक आ सकता है। माइनस दैट चांसेस आर लेस। जो समटाइम्स यू आर क्वाइट ओपन लिस्निंग जो हेल्दी फिट पीपल आर गेटिंग, मेजॉरिटी कारण इसके वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लिया तो हार्ट अटैक होके हुआ। अच्छा, तो जो रेगुलर हमारा एडवाइस रहेगा, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डोंट पुश योर सेल्फ टू मच। दो जो आर पहले शुरू कर रहे हैं, पहले एटलीस्ट अच्छे डॉक्टर से चेक करा लो, इनकेस कोई हिडन हार्ट का प्रॉब्लम है पता चल जाएगा। रिसेंटली जस्ट अभी मुंबई मैराथन खत्म हुआ जनवरी में, एक पेशेंट आया था जिसका फादर 53 एज में बाईपास हुआ था, तो लकीली समबडी सजेस्टेड तुम थोड़ा एक चेक कर लो। उसका स्ट्रेस टेस्ट किया तो काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, एंजियोग्राम किया तो क्रिटिकल ब्लॉक था। इसलिए पेशेंट जो कि कम से कम 5 साल से वो हर साल मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर भी उसका ब्लॉक निकला क्योंकि उसका रिस्क फैक्टर था। इस वाला पेशेंट मैराथन रन किया तो अटैक का चांस ज़्यादा है। और नॉर्मल पेशेंट जिसका कोई हार्ट के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंजेनिटल जो बर्थ डिफेक्ट नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, हार्ट अटैक आने चांस कम है, अनलेस दे पुश टू मच अगेंस्ट द लास्ट मोमेंट। तो अगर बर्थ से ही आपको कोई हार्ट का इश्यूज है तब प्रॉब्लम है, वरना नहीं है। या हार्ट मसल का वीकनेस है, गॉट इट। और यू हैव गॉट अ अनडायग्नोज्ड ब्लॉकेज, दीज आर द 3 मेन रीजन। चौथा रीजन है जैसे बताया, पुशिंग टू मच अगेंस्ट द बॉडी। पुशिंग टू मच, ओके। और हार्ट अटैक का कोई मेल और फीमेल में कोई अंतर होता है? क्योंकि मैं जितना मैं जानता हूँ मेल में शायद से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक होता है, ये क्या सही है या नहीं? ये एक मिथ है कि फीमेल को हार्ट अटैक नहीं होता है। ओनली थिंग इज फीमेल का हार्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल थिंग टिल मेनोपॉज तक फीमेल का हार्ट अटैक थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, तो लेकिन 10 साल के बाद कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो एवरेज जो मेन फीमेल को हार्ट अटैक होता है, मेन का 10 साल पहले होता है फीमेल से, लेकिन 10 साल के बाद मेनोपॉज का 10 साल के बाद मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादातर ये है फीमेल का हार्ट अटैक हुआ तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहता है, हार्ट डेथ रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है मेल फीमेल में बॉडी के वजह से, क्योंकि साइज़ के वजह से मेल का आर्टरी ज़्यादा बड़ा रहता है, फीमेल का आर्टरी छोटा रहता है। मेल का हार्ट मसल थिक रहता है, फीमेल का थोड़ा पतला रहता है। और ये भी दिखा गया जो ब्लॉकेज होता है मेल का आर्टरी मेन आर्टरी मोटा वाला आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, फीमेल का ज़्यादातर जो पतला वाला आर्टरी जहाँ हार्ट के अंदर जो खून लेने के लिए जो सबसे लास्ट जैसे आपका मेन रोड और गली वाला रोड, ऐसे गली वाला रोड में उनका ज़्यादा ब्लॉकेज होता है। तो मेल फीमेल का काफ़ी फ़र्क है, लेकिन ये जो गलतफहमी है कि फीमेल का हार्ट अटैक नहीं होता है वो गलत है। और फीमेल का हार्ट अटैक हुआ तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट डेथ रेट ज़्यादा है मेल से। डेथ रेट फीमेल का ज़्यादा है? ज़्यादा है मेल से, यस। हाँ, तो मेनोपॉज तक, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए भी, Yes. तो मेनोपॉज तक 45-50 तक विमेन को कुछ एक एक्सटेंट तक प्रोटेक्शन थोड़ा सा है, प्रोटेक्शन, yes. लेकिन मेनोपॉज के बाद मेल और फीमेल का इक्वल चांस है हार्ट अटैक का। एकदम एकदम। दिस इज माइंड ब्लोइंग। Yes. Women have a higher likelihood of complications because of heart Absolutely. issues than men. यस। So अगर कोई भी साइन होता है प्रिडिक्ट करने का कि इसका 5 साल में हार्ट अटैक हो सकता है या 10 साल में हो सकता है, ऐसे कोई प्रिडिक्शन साइन होता है, वार्निंग्स आते हैं? उसमें ज़्यादा है कि हम जो रिस्क फैक्टर बोलते हैं, वो रिस्क फैक्टर है तो आदमी को हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा है। वो रिस्क फैक्टर बोलते हैं, एक हुआ जो तम्बाकू यूज़ करते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, खाने का जो गलत खाना, ये सब जिसका रहता है उसका हार्ट अटैक ब्लॉकेज वगैरह होने की चांस बहुत ज़्यादा है। जिसका नहीं है तो उसमें रिस्क होने की चांस कम रहता है। तो उसी मुताबिक लोगों को अपना हेल्थ का हार्ट का चेकअप करना चाहिए। अगर आप घर पे हो और आपके पास कोई फैमिली मेम्बर का हार्ट अटैक हो गया
तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले? पहले तो उसका सिम्टम्स देखना चाहिए। मेनी टाइम्स क्या होता है, एसिडिटी की वजह से भी ये हार्ट का दोनों का सिम्टम्स सिमिलर रहता है। उल्टा भी हो सकता है, हार्ट अटैक होता है, पीपल सोचते हैं कि एसिडिटी है, दोनों का है। मेरा फर्स्ट थिंग रहेगा इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अपने घर पे अपना इलाज मत करो अनलेस घर के अंदर कोई डॉक्टर है, वो भी ट्रेन डॉक्टर है, उसको उनको दिखा सकते हो। नहीं तो इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन करना है। जिसका हार्ट का बीमारी ऑलरेडी है उनको हार्ट अभी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सपोज सिम्टम्स इससे है तो मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा यू कैन टेक एस्पिरिन। लेकिन जिसका हार्ट अटैक हार्ट बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम्स ये आपका चांसेस ऑफ हार्ट बीमारी होने कम है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा इमीडिएटली एस्पिरिन लेने के लिए, क्योंकि एसिडिटी का सिम्टम ही ऐसे होता है। तो एस्पिरिन की वजह से डैमेज हो, पेट का गड़बड़ हो सकता है, और खराब हो जाएगा, खराब हो सकता है। मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। जिसका हार्ट का बीमारी ऑलरेडी पता है तो इमीडिएटली यू टेक एस्पिरिन। ओके। सो डॉक्टर, सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, हार्ट का हमारे बॉडी में रोल क्या है और हार्ट डिजीज क्या होता क्या है? हार्ट मेनली एक पंप है, उसके 4 चैम्बर है। 2 ऊपर वाला चैम्बर है, 2 नीचे वाला चैम्बर। ऊपर वाला 2 जो है वो ऊपर वाला चैम्बर पहले उधर से खून आता है, फिर मेन चैम्बर जाके सारा शरीर को जाता है। ये नीचे वाला है जो मेन रूम, वो सारा शरीर को खून सप्लाई करता है। पहले शरीर के अंदर जितना गंदा खून आता है दाहिने साइड से इधर आता है, तो दाहिने साइड हार्ट ने उसको पंप करके जो ब्लू कलर देख रहे हैं उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पिपड़े के पास भेजता है। आप जब सांस लेते हो सांस में आपका ऑक्सीजन होता है, वो जो आपका जो खून जो गंदा है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। एक बार ऑक्सीजन उधर मिल गया तो उधर लाल कलर हो जाता है। फिर पीछे आता है जो ऊपर वाला चैम्बर, नीचे आता है उधर से मेन पाइप जिसको एओर्टा बोलता है। वो मेन पाइप सारा शरीर को खून सप्लाई करता है। अपने हार्ट को काम करने के लिए भी उसको खून चाहिए, तो इसीलिए उसके अंदर भी 2 है। इधर से जो मेन पाइप उसको एओर्टा बोलता है, उधर से 3 आर्टरी आता है। देखो जो लाल कलर देख रहे हैं वो लाल कलर वो आर्टरी है। ये जो आर्टरी देख रहे हैं वो दिल को खून सप्लाई करता है। ये जो दिल का बीमारी हम बोलते हैं उसमें बहुत तरीके का दिल का बीमारी है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है 80% लोगों को जो दिल का बीमारी होता है ये आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। ओके। आज जो बात करेंगे ज़्यादातर बात करेंगे जो ब्लॉकेज के बारे में, क्योंकि 80% लोगों को वो होता है। ये जो आर्टरी का ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉक होने के बाद उधर हार्ट अटैक हो, हार्ट डैमेज हो जाता है, उसके वजह से जान के ऊपर खतरा आ जाता है। बहुत इंफॉर्मेटिव था ये, थैंक यू डॉक्टर। लेकिन लोग ब्लॉकेज से बचे कैसे? ये जो ब्लॉकेज होता है उसका कारण पहले जानना चाहिए, क्योंकि तभी बच सकते हैं। ये बहुत सारे जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जिस आदमी को चाहे मेल या फीमेल जिसका वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उनका जो ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा है। ये ब्लॉकेज होने का कारण क्या है, जैसे आपका किचन में आपका प्लम्बिंग लाइन ज़्यादा कचरा डाला तो उसके अंदर धीरे धीरे कचरा जम जाता है, एक दिन वो बंद हो जाता है। दिल के अंदर ऐसे ही है, कुछ कारण है जिसके वजह से जिस आदमी का ज़्यादा वो कारण है ज़्यादा कचरा जमने के चांस है। इधर कचरा आदमी के अंदर मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल ऐसो डिपोजिट होता है। ये दिखा गया है कि उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। मेन हुआ आपका जो तम्बाकू लेते हैं, चाहे स्मोकिंग करते हैं चाहे कोई भी फॉर्म, उधर वेपिंग एनीथिंग, सारे खराब है शरीर के सबसे। जिसका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिसका पेरेंट्स को हार्ट बीमारी हुआ, बच्चों को 10 साल पहले बीमारी होगा, तो मुझे डरना चाहिए फिर। यस तो उसके साथ जैसा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लाइफस्टाइल दिखा गया कि जो लोग सोते नहीं ठीक टाइम पे, कम सोते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसके वजह से इसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है। ये जो आर्टरी जिसको हम आर्टरी बोलते हैं उसके अंदर खून जाने के लिए एक लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। उसका एक ही काम है, सारा खून कहाँ बंद न हो, इसलिए लाइनिंग आपका जो फ्लोरिंग जैसे पॉलिश करते हैं, इसे पॉलिशिंग लेयर इनसाइड। कोई भी ऐसा कारण है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तम्बाकू, आपका स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री है, ये डैमेज हो जाता है। एक बार डैमेज हो गया वो, उसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होकर ओवर टाइम ईयर्स ये बीमारी शुरू होता है। तो उसके वजह से ये सब जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनका बीमारी होने की चांस ज़्यादा है, जिसका रिस्क फैक्टर कम है उनका बीमारी होने के चांस कम है। ये जो बीमारी और एक
इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट सबको पहुंचने के लिए, कि सब सोचते हैं कि वो ठीक है उसको 50-60 साल में होता है तो कम से कम 40 साल तक मस्ती कर लो, फिर उसके बाद 45-50 साल के बाद देखेंगे। लेकिन ये दिखा गया कि जो बीमारी 10-15 साल की उम्र से शुरू होता है शरीर का, 10-15 साल में शुरू होता है। यस, इसीलिए सारा वेस्टर्न कंट्री में आजकल मैक्सिमम फोकस है कि बचपन से ही शुरू करो, क्योंकि ये जो डिपॉजिट 30-40 साल लगता है धीरे धीरे डिपॉजिट होकर पूरा रास्ता बंद करने के लिए। तो इसीलिए कोई भी एज कम नहीं है, एक्चुअली जितना कम एज में उसका हार्ट का जो हेल्थ है उसके लिए हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। वो भी इम्पोर्टेंट है अपना शरीर के लिए भी, क्योंकि जो हार्ट हेल्थ के लिए जो करेंगे सारा शरीर के लिए, बाकी बीमारी के लिए भी अच्छा है। तो बचपन से ही लोगों को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो 60 इयर्स में आपको हार्ट अटैक हो रहा है उसकी शुरुआत 10 साल में ही हो गए थे आप। यस, अंदर से शुरू हो गया, 40-50 साल लगता है वो धीरे धीरे बढ़ने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल को लेके क्वेश्चन है, एग्स को लेके, कि एग का एक लोग बोलते हैं कि एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्या ये सच है? और क्या हार्ट पेशेंट्स को एग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये बहुत मिथ है और बहुत गलत वीडियो भी सर्कुलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा है कि बाबा एग खा लो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सारा शरीर के लिए ज़रूरत है। ये सही है, बिना कोलेस्ट्रॉल में कोई आदमी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बच सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रॉब्लम है जिसका कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर बन जाता है ना। 10 साल पहले हम सबके लिए एक ही इलाज रखते थे, सबका बॉडी अलग अलग है। तो जिसका हार्ट का बीमारी है ऑलरेडी और जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उनके लिए एग जो येलो उनके लिए बहुत डेंजरस है। जिसका कोई बीमारी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए रोज 1 किलो खा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसका हार्ट डिजीज है, आई विल नॉट रिकमेंड मोर देन 1 or 2 egg yellow in a week. Maximum 1 or 2 egg yellow in a week for someone who has a heart disease. Yes. 85% जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में लिवर में बनता है एंड वो जेनेटिक है। आप जो खाना खाते हैं उसमें 15% का फर्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे गलत मैसेज आता है, तो चलो 85% लिवर में बनता है, क्या फ़र्क पड़ता है, जो खाना खा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस आदमी का जैसे बताया जिसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनके लिए 15% फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका हार्ट बीमारी है, जिसका ऑलरेडी ब्लॉकेज बढ़ गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए 15% बहुत फर्क पड़ता है। उनके लिए एवरी 1% ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रखना जरूरी है। लेकिन इसका तरीका कैसे है? एक तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, उसके डाइट है, जो डाइट आपका वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल, whether is non-vegetarian, vegetarian, both are equal. Good vegetarian, good non-vegetarian, good similar bad vegetarian, bad non-vegetarian. जितना bad food, anything that increases cholesterol, we'll talk next about it, उसको कम करना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उससे ठीक रहेगा। करेक्ट। तो कोलेस्ट्रॉल और डाइट का बात कर ही रहे हैं, तो कुछ ऑयल के बारे में भी बात करना है। जरूर। सबसे बेस्ट कुकिंग के लिए ऑयल कौन सा है हार्ट के लिए? मैं जोकिंग सब बोलता हूँ, जब तक वो मोबिल ऑयल नहीं है कोई भी ऑयल चलेगा। तो यह है कि ऑयल, सारे ऑयल का अपना अपना प्लस माइनस है। स्पेशल इंडियन कुकिंग के क्या है, हम बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं। फ्राइंग में ये जो वेस्टर्न जैसे ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन कुकिंग के लिए सबसे ख़राब है, क्योंकि उसका बहुत लो उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कोई भी इंडियन कुकिंग में कोई भी ऑयल हम यूज़ करते हैं, जब हाई फ्राई करते हैं, वो सारा डैमेज हो जाता है, उसके अंदर जहर बन जाता है और उसके अंदर केमिकल बन जाता है जो शरीर को ख़राब करने के लिए। उसमें दिखा गया क्या है, जो घी हुआ या कोकोनट ऑयल, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फ्राई किया तो उसमें क्या तो ठीक है, उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता है बाकी। लेकिन ये है नंबर 1, ऑयल मैक्सिमम आपको 15 से 30 ml, डिपेंड किसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कम तेल लेना चाहिए, जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अप टू 25-30 ml, मतलब छोटा चम्मच जो है 3 से 6 चम्मच दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। सारे ऑयल में कुछ ना प्लस है माइनस है, बेस्ट ही सारा ब्लेंड करके करना चाहिए। जैसे अलग-अलग ऑयल्स को ब्लेंड करके उससे बेस्ट रहेगा इंडियन सिचुएशन के लिए। आपका जैसे रहेगा ये मस्टर्ड ऑयल, उसके साथ आप राइस ब्रान ऑयल और तिल ऑयल इसे कर सकते हैं, और घी और कोकोनट ऑयल, लेकिन नॉट मोर देन 1 टीस्पून। और घी भी जो है मैं एडवाइस करूंगा जो घर के बना हुआ घी, कॉमर्शियल घी ये सब, क्योंकि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है। तो कॉमर्शियल घी आई विल नॉट एडवाइस। घर का बना हुआ घी 1-2 चम्मच दिन रोज़
दिल के लिए ठीक, शरीर के लिए अच्छा है। डॉक्टर मैं एक लाइन बोलता हूँ, एक्सपायरी डेट आप बोले, लॉन्गर द एक्सपायरी डेट द सूनर आर एक्सपायरी डेट। Yes, I totally agree, 100%. That's a good line. I'll tell people. I'll take your name. That हाँ, yeah, नहीं, आप नाम मत भी लीजिएगा, चलेगा, but yes, I'll quote you. Absolutely. जिसका I strongly believe in that. जो फूड का ज्यादा एक्सपायरी डेट है, आदमी के लिए एक्सपायरी का जल्दी हो जाता है फिर। Yes. करेक्ट। तो अलग अलग ऑयल्स को मिक्स करो, कोई भी एक ऑयल को ज्यादा मत खाओ। Yes. और कोई भी ऑयल यूज करो, लेकिन एज लॉन्ग एज वो इंजन ऑयल नहीं हो। Yeah. Yes. सो डॉक्टर और भी कुछ आर्टिकल्स आते थे ऑनलाइन कि रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छा है, क्या ये सही है? यस, वही बोलता हूँ, रेड ये सब ये मार्केटिंग गिमिक है सारा इंडस्ट्री का। कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं कि वाइन शरीर के लिए अच्छा है। तो वाइन के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जो एक्चुअली ग्रेप में है। तो सबको बोलता है भाई इतना कीमती वाला दारू क्यों पीना है, उसके साथ ग्रेप खरीद कर खा लो, लाल कलर का ग्रेप खा लो, कुछ फर्क नहीं है। मेरा एडवाइस रहेगा, दारू कोई भी टाइप का दारू कोई डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा कि दिल के लिए या शरीर के लिए अच्छा है। और दारू तो खराब है फॉर श्योर। कॉफ़ी में क्या आपका ओपिनियन है? 1 or 2 कप कॉफ़ी ठीक है, दिल के ऊपर कुछ खराब असर नहीं पड़ता है। rather it has some protective effect on the liver, you can। डॉक्टर डाइट के बारे में थोड़ा बहुत बात किए, अब मुझे एक दो क्वेश्चन है कि इंडिया में डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है। Yes. क्या डायबिटीज और हार्ट इश्यूज का कोई लिंकेज है? बहुत लिंकेज है। 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और ये जो आपका 50 साल पहले इतना नहीं था। तो ये सब जो है लाइफस्टाइल चेंज हो गया, शुगर बढ़ गया, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, वजन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, इसके लिए आपका डायबिटीज बहुत बढ़ गया है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन लिटिल मोर सो दैट पीपल नो अबाउट इट। शुगर कंटेंट, हमारा जो खाना पूरा चेंज हो गया, ऑल रॉन्ग टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एक्सरसाइज पूरा बंद, सब लोग मोबाइल टीवी और सर्फिंग कर रहे हैं, लेट्स होते हैं, ऑल दिस थिंग कंट्रीब्यूट टू आपका डायबिटीज। डायबिटीज प्रॉब्लम क्या होता है ना, हाई शुगर शरीर के अंदर जो रहता है सारा शरीर को ऊपर से नीचे तक पूरा डैमेज करता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वो सारा सर से नीचे तक सारा ऑर्गन सारा चीज़ डैमेज करता है। उसमें कोई पता नहीं चलता है मरीज को, कम से कम 8-10 साल 15 साल तक पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है सारा शरीर डैमेज हो जाता है। इसलिए हम साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। इसलिए जो रेगुलर चेकअप करके उसको पता होना चाहिए, उसका प्रिवेंटिव मेजर लेगा। दोनों भी, डायबिटीज़ तो पूरा 100% क्यूरेबल है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। ब्लड प्रेशर आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो। सो डॉक्टर, अगर आप कुछ ब्लड प्रेशर को लेके डूज एंड डोंट्स बता सकते हैं? ये जो हमारा लाइफस्टाइल बदल गया इतना, उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया। हाई ब्लड प्रेशर मतलब जिस प्रेशर में खून सारा शरीर में जाता है वो ज़्यादा प्रेशर में जाता है। कोई भी चीज़ अब बहुत ज़्यादा जाता है तो ख़राब करता है, तो सारा शरीर को डैमेज करता है। अभी जो 3-4 साल पहले जो स्टडी आया था, 20 करोड़ मतलब 1 in 6 इंडियन, 1 in 6 इंडियन को हाई ब्लड प्रेशर है। इवन 18 साल के बच्चे का, मोर देन 18 साल के बच्चे देखेंगे, 1 in 10 हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। 210 मिलियन इंडियन मतलब 21 करोड़ इंडियन को हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा साइलेंट है, कुछ पता नहीं चलता है। 5-10 साल आप हाई ब्लड प्रेशर वे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सबको अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए? जिसका कोई रिस्क फैक्टर है उनको रेगुलरली पहले तो चेक करके देखो, हाई है तो फिर बाकी उसका सब इलाज, बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर लेना है। जिसका नॉर्मल है तो ईयरली चेकअप ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो है सारा 24 घंटे में उसका चेंज रहता है। ये रात को जब सोते हैं 1 से 3-4 बजे तक सबसे कम ब्लड प्रेशर रहता है। सुबह से उठने से पहले आप शरीर के अंदर जो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन वगैरह लेवल ज़्यादा रहता है, तो उसमें मॉर्निंग में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। जैसे जाएगा दिन भर थोड़ा सा धीरे धीरे कम होगा, शाम को थोड़ा कम रहता है, रात को जो 12-1 बजे के बाद 3-4 बजे तक ब्लड प्रेशर कम रहता है। उसका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है और उसका मेजरमेंट सही तरह से करना चाहिए। आजकल बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मिलता है वो एक्यूरेट नहीं है, कम से कम 10 से 20 का फर्क आ सकता है। सबसे बेस्ट है जो पुराना हमारा जो 100-50 साल पहले हम मेजरमेंट करते थे, जो मर्क्यूरी बोलते हैं। अच्छा, मर्क्यूरी माइनोमीटर, ये सबसे आप देखेंगे ये सबसे एक्यूरेट है। वो जो जितना इलेक्ट्रॉनिक है उतना एक्यूरेट नहीं है। और उसका जो मेजरमेंट करने में बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या है ना, ये क्या प्रेशर आप मेजर करें, कितना प्रेशर में हार्ट आपको पंप करता है। तो इसलिए जब मेजरमेंट करने के लिए हर वक्त
मरीज को बैठना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड में करते मेजर या राइट हैंड में? दोनों हाथ से हो सकता है, दाहिने हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेफ्ट से, और वो बैठ के करना चाहिए। जैसे चेयर में हम बैठे, बैठ के करना चाहिए। करते वक्त पैर को क्रॉस नहीं करना, ये जैसे मैं क्रॉस किया हूँ ऐसे क्रॉस करके नहीं। इसमें क्या आता है, थोड़ा कम खून आता है। कम खून आएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम आएगा, तो इसलिए ऐसे रखना चाहिए। और जो आप मेजरमेंट करेंगे उसमें आधा स्लिप, फुल स्लिप नहीं। फुल स्लिप पहनने का तो ऐसे पहनेगा तो उसे खींच के करेगा, उसका ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ऐसे खींच कर कभी नहीं करें? हाँ, हाफ स्लिप होना चाहिए, क्योंकि बेयर हाथ के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है। उसके जो कफ बोलते हैं इसका, ये देखेंगे उससे पूरा कफ के साथ उसका अपना मेजरमेंट मेन जो देखेंगे, इसके अंदर एयर इतना है, बाकी अंदर एयर नहीं होता। जब आप उसको खींचेंगे उसका एयर जाता है उसके अंदर। तो ये है, ये आपका हाथ का 75 to 80% कवर करना चाहिए, पूरा कवर नहीं होना चाहिए। ओके। और उसका जो लेंथ है आपका, ये करीब 40%, हाथ का जो है 40% कवर होना चाहिए। उस इसलिए डिफरेंट साइज रखना चाहिए, पेशेंट को देके उसी मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। और ये जो मेजरमेंट अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर आपका जो ये घुटने को घुमाएंगे, ये जो होता है इधर से 2 मिलीमीटर रखना चाहिए, करके मेजर करना चाहिए। जब मेजर करेंगे ये जो प्रेशर है, ये आपका जो आर्टरी इधर रहता है, ब्रेकियल आर्टरी, मेन आर्टरी जिसका प्रेशर चेक करता है, उसके ऊपर रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, उसके मेजर करना चाहिए। और आपका जो लेटे हुए ब्लड प्रेशर और खड़ा हुए ब्लड प्रेशर में भी फर्क है। तो कौन सा करना चाहिए? चेयर के ऊपर बैठ के करना चाहिए। उसमें और सुबह को करना चाहिए, रात को? बताया, सुबह ज़्यादा रहता है ऑलवेज, हाँ। इवनिंग को कम होता है थोड़ा। ओके। तो या जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यू कैन डू इट इन द इवनिंग, आफ्टरनून इवनिंग। जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यू डू इट इंटरमीडिएट, चेक इट आउट। उसके मतलब डिपेंडिंग ऑन कितना है, यू डोंट हैव टू डू डेली ब्लड प्रेशर चेकिंग। जब तक आपका ज़्यादातर चेक से ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर रहा है वो किया तो उसको चलेगा। ये ब्लड प्रेशर चेक खुद करना चाहिए या कोई डॉक्टर को बोल के कराना चाहिए? डॉक्टर से करना चाहिए। कोई डॉक्टर घर के अंदर है तो अच्छा है, कोई अच्छी तरह ट्रेनिंग ले लिया तो कर सकते हैं। सो डॉक्टर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे पहले बताया था, पहले तो डॉक्टर से चेक करो, वो चेक करके देखेंगे बाकी कोई बीमारी हो सकता है, उसके वजह से हो सकता है कोई रिस्क फैक्टर है, उसको मॉडिफाई करो। उसके लिए तो गोली बहुत सारे मेडिसिन है। जैसे 50 साल पहले बहुत कम मेडिसिन था, आजकल बहुत अच्छा मेडिसिन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये भी दिखाया गया है 10 साल के अंदर, जो ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी दिखाया गया है, खाली ब्लड प्रेशर गोली लेने से ठीक नहीं होगा, उसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ओवरवेट है, वजन कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका जो हाथ, दिल का, शरीर के अंदर जो आर्टरी है वो स्टिफ हो जाता है रेगुलरली, तो एक्सरसाइज से वो खुल जाता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दवाई के साथ बहुत ज़रूरी है वज़न कम करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस कम करो, योगा करो, और रोज़ 8 घंटा सोना है, रात को 10 बजे से पहले सोना है, खाने पीने का चेंज करो। ये 4-5 चीज़ दवाई से इक्वल इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट और ब्लड प्रेशर में क्या कनेक्शन है? कितना सॉल्ट मैक्सिमम खाना चाहिए? हमारे इंडियन डाइट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जितना प्रोसेस्ड फूड है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। मैक्सिमम 3 to 4 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम सॉल्ट दिन में काफ़ी है शरीर के लिए। एनीथिंग मोर दैन दैट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। 4 ग्राम मतलब 1 टीस्पून बेसिकली। या तो ये तो मतलब पैकेज फूड स्पेशली में तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है। प्रोसेस्ड फूड जितना ज़्यादा देर लाइफ उसका है सेल्फ लाइफ, उसमें ज़्यादा ये सब चीज़ रहता है। या 4 to 5 ग्राम सॉल्ट इज़ मोर देन एडिक्वेट शरीर के लिए दिन के। डाइट का एक और क्वेश्चन, वेज और नॉन वेज में कुछ फ़र्क है हार्ट कंडीशन में? तो जो भी खाना है उधर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा, जो शरीर का हेल्दी नहीं है, दोनों शरीर के लिए ख़राब है। जो दोनों भी जो सही टाइप का वेजिटेरियन, और ये भी है, दोनों भी कंपेयर करेंगे तो वेजिटेरियन खाना शरीर के लिए नॉन वेजिटेरियन से डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन गलत टाइप का वेजिटेरियन अच्छा नहीं है। जैसे गलत टाइप मतलब जो फ्राइड चीज़, ऑयली चीज़, बहुत सारे सॉल्ट, जो सब प्रोसेस्ड फूड खराब है। जो सही टाइप का वेजिटेरियन फूड है, जैसे पूरा फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश सलाद, आपका फ्रूट्स, आपका ड्राई फ्रूट्स है जैसे अखरोट, बादाम, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। दाल, चना, राजमा, बीन, ये सब अच्छा है। और आप जो ये बाजरा, जवार, रागी, देखेंगे ब्रिटिशर ने व्हीट लेके आया, तो उससे पहले तो सारा दिन इंडिया में हम लोग खाते थे खाली जो बाजरा, जवार, रागी, या आपका जो ब्राउन राइस। ये सफ़ेद वाला राइस अभी शुरू हुआ, 50 साल पहले कोई सफ़ेद राइस नहीं खाता था। ये सब चीज़ खाएंगे तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये सब होता है वेजिटेरियन खाना नॉन वेजिटेरियन से बेहतर है।
लेकिन ये नहीं खाएगा उसके साथ जो जैसे बोलता मैं मजाक करता मैं गुजराती पेशेंट सेव गाठिया फरसाण जलेबी उधर आपका दाल बाटी कचौड़ी पूरी समोसा, ये शरीर के लिए नॉनवेज से और डेंजरस है। तो ओवरऑल यू आस्क मी वेजिटेरियन फूड ओवरऑल शरीर के लिए नॉन वेजिटेरियन से बेहतर है। तो आप बोल रहे हो वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन फूड से बेटर है हार्ट के लिए। यस, लेकिन सही वेजिटेरियन फूड एब्सोल्युटली फाफड़ा और नमकीन और Yes. पापड़ और ये सब से नहीं। सेव गाठिया फरसाण जलेबी कचौड़ी पूरी आपका ये दाल बाटी। यस, डॉक्टर ये वीडियो में बहुत डिसलाइक्स आएंगे, सब गुजराती वो तो लगता कम्युनिटी है। आके सब नेगेटिव कमेंट रिपोर्ट कर देंगे ये वीडियो को। लेकिन वो ज़्यादातर मेरा पेशेंट मन का आते हैं। जो लोग ओमेगा 3 जिनके बॉडी में क्योंकि कम है, क्या उन्हें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? आपका बहुत सारे सीड्स है जिसमें ओमेगा 3 बहुत है। आपका अखरोट में बहुत है, अखरोट ले लो, अखरोट ले लो। फ्लैक्सीड ऑयल ले लो, फ्लैक्सीड दाना ले लो, ये चिया सीड बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे ओमेगा 3 है। भगवान ने सारा चीज़ बनाया, नॉन वेज में है, वेजिटेरियन, अब सही तरीके खाना चाहिए। गलत चिया तरीका सीड्स, फ्लैक्स सीड यस और अखरोट। ये तीन चीज ओमेगा 3 के लिए अच्छा है, तो ये वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं। यस, मोर क्वेश्चन अराउंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है या खराब है? एक लाइन का आंसर चाहिए। ज़्यादा लेवल बहुत ख़राब है, जो कम लेवल हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है। ओके, बिना कोलेस्ट्रॉल में तो कोई आदमी बच नहीं सकता है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए कम होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट आर द 3 to 4 टिप्स फॉर समवन जिसको कोलेस्ट्रॉल का इशू है? नंबर 1 एक्सरसाइज, चेंज डाइट, लाइफस्टाइल, एंड आपका हाई रिस्क फैक्टर है, लेवल बहुत ज़्यादा है तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। डॉक्टर, क्विक रिस्पॉन्सेज, एग्स येस और नो फॉर हार्ट? नो हार्ट प्रॉब्लम, नो रिस्क फैक्टर यस, हार्ट डिजीज हाई रिस्क फैक्टर नो, एग वाइट यस, एग येलो नो। ओके, वाइन येस और नो? नो, स्मोकिंग, नो, वेपिंग, नो, हुक्का, नो, चिप्स एंड ऑल ऑफ दिस? नो, वेरी बैड फॉर हेल्थ। कार्डियो, एक्सरसाइज के बारे में, इज कार्डियो बेटर, इज कार्डियो गुड फॉर हार्ट? वेरी गुड। और डॉक्टर आजकल बहुत सारे फिटनेस ट्रैकर आ गए हैं, रिंग्स, एप्पल वॉच, स्मार्ट वॉच, ये सब, और लोग बोलते हैं कि ये आपका हार्ट हेल्थ को, हार्ट अटैक हो रहे हैं नहीं प्रिडिक्ट कर लेगा, तो ये सब रिंग या ये सब पहनना चाहिए, स्मार्ट वॉच और सब? मैं तो नाउ मैं ये जो फ्यूचर हेल्थ केयर की बात करता हूँ, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं, अभी भी थोड़ा फ़ायदा देता है, क्योंकि इसी वे स्लोली फ्यूचर हेल्थ केयर ट्रैकिंग ये फ्यूचर का है। आजकल हमारे पास रेगुलरली आई टेल यू हफ्ते में 1-2 बार पेशेंट आते हैं जो अपना हार्ट डिजीज़ उससे ये जो फिटनेस वॉच से उन लोगों ने उसको डायग्नोसिस किया, तो वो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल में है, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं एडवाइस करूंगा सबको इसको यूज़ करने के लिए, कोई भी टाइप का हेल्थ केयर ट्रैकर, क्योंकि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा, उसी मुताबिक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा फीडबैक मिलता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। जब फीडबैक नहीं है, बोलते हैं हाँ हमारा शरीर सब अच्छा है, कुछ होगा नहीं मेरे को। या एंड डॉक्टर, वन मोर क्वेश्चन कि लोग को क्या हेल्थ चेकअप्स कराना चाहिए? एक जो नॉर्मल है और एक जो एट रिस्क है, दोनों को क्या हेल्थ चेकअप्स कराना चाहिए हार्ट को लेके? पहले तो बोले आप इनिशियल स्टेज में सबको एक बार थोरो बेसिक चेकअप कर लेना चाहिए, चाहे रिस्क फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि ओकेजनली हमको अभी पता चला रिस्क फैक्टर है, स्टिल वी डू नॉट नो, देयर आर फ्यू सिचुएशन जहाँ आदमी का कोई भी रिस्क नहीं है फिर भी हार्ट प्रॉब्लम या दूसरा होता है, इसलिए बेसिक चेकअप करना चाहिए। एक बार करने के बाद जो जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है या हार्ट प्रॉब्लम है, उनको तो रेगुलरली डॉक्टर का एडवाइस के मुताबिक उनको रेगुलर चेकअप करना चाहिए। जिसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, देन आई एडवाइज वंस इन ए ईयर इज़ मोर देन इनफ टू चेक इट आउट। इफ सपोज कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ ब्लड कुछ नहीं है, तम्बाकू नहीं लेता है, प्रॉपर वेट है, फैमिली में किसका हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, वंस इन इवन 4-5 years डूइंग ए चेकअप इज़ फाइन। सपोज शुगर ठीक है, उनका ये कोलेस्ट्रॉल ठीक है, वंस इन 5 years इज ओके। जिसका रिस्क फैक्टर है, डिपेंडिंग ऑन कितना रिस्क फैक्टर है, किस स्टेज में आपका शरीर के अंदर बीमारी हुआ है, उसी मुताबिक डॉक्टर एडवाइस करेगा कितना जल्दी आपको एक्सरसाइज चेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो हार्ट बीमारी है, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो गया, मैं एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 1 in 3 months चेकअप करा लो डॉक्टर से। सो डॉक्टर, व्हाट आर द टेस्ट समवन शुड डू? कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता चले कि किसी को हार्ट डिजीज़ है या नहीं? ये अगेन बहुत एक गलत फहमी है। बहुत सारे पेशेंट क्या होता है ना, हार्ट बीमारी है,
जाके ईसीजी करा लेते हैं। ईसीजी सबसे बेकार है हार्ट बीमारी निकालने के लिए, क्योंकि सबसे बेकार है? बेकार, बिकॉज सबका है कि ईसीजी करा लो, हो गया नॉर्मल है। तो रोज़ हम देखते हैं पेशेंट जो ईसीजी करा लिया, ठीक हो गया, वो 15 दिन के बाद अटैक आया, अनजाने होकर आया है। क्योंकि ईसीजी जब भी आपको तकलीफ है उसी टाइम कुछ चेंज दिखाएगा, या पहले कोई हार्ट अटैक आ गया तभी दिखाएगा। आपका सबसे क्रिटिकल ब्लॉक है, लेकिन जब तक आपको दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन ईसीजी कुछ नहीं दिखाया। तो ईसीजी के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। उसके जो हार्ट बीमारी चेक करने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस, उसमें 3-4 टाइप का स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस मतलब क्या है, आदमी को मशीन में चलाते हैं, भगाते हैं, तो जैसे आदमी जोर से चलता है उसमें क्या होता है ना, दिल को ज़्यादा खून की ज़रूरत है, कोई ब्लॉकेज है तो पता चल जाता है। उसमें 3-4 टाइप का स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। प्लेन स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, स्ट्रेस थालियम। जो स्ट्रेस इको स्ट्रेस थालियम है उसका एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाता है। इट समवेयर 70 to 90-95% टाइम जो ब्लॉकेज है उसको पता चल जाता है। लेकिन जो ब्लॉकेज माइनर है, माइनर मतलब जो 70% से कम ब्लॉकेज है, इसमें से पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपका दूसरा टेस्ट है, सीटी एंजियोग्राम बोलते हैं। सीटी एंजियोग्राम से आपका ब्लॉकेज पता चल जाएगा। लेकिन दैट इज़ ऑल्सो आई विल नॉट, सबको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर समझा कि ज़रूरी बहुत है तो उसको करना है। जिसका हम ऑलमोस्ट सोचते हैं कि डेफिनेटली मेजर ब्लॉकेज निकलना के चांस है, फिर उसको एंजियोग्राम बोलते हैं। एंजियोग्राम मतलब पैर के अंदर से या हाथ के अंदर से एक पतला वाला नली डालते हैं। दिल के अंदर जो आर्टरिया, जैसे देखा ये तीनों आर्टरिया, वो पैर से आता है या हाथ से निकाल के ये ऐसे घूम के आता है। हाथ से लिया तो ऐसे करके, ये हाथ का आर्टरिया, दोनों हाथ का, ये ब्रेन का है। तो इधर से आके दिल के अंदर ये जो आर्टरी देख रहे हैं उसके अंदर नली डाल के फिर दवाई देते हैं, फिर एक्सरे पिक्चर लेता है, उसमें पता चल जाता है ब्लॉकेज है या नहीं। फिर कितना ब्लॉकेज है उसी बता डिसाइड करते हैं, दवाई या एंजियोप्लास्टी या सर्जरी। 80%, 80%, 100 मरीज से 80% मरीज को लाइफस्टाइल चेंज दवाई से ब्लॉकेज मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ 20% मरीज को जिसका क्रिटिकल है, जिसका जान के ऊपर खतरा ब्लॉकेज है, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत है। मेजॉरिटी लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास की ज़रूरत नहीं है, दवाई लाइफस्टाइल मैनेज करके आराम से चला सकता है। और कितना % ब्लॉकेज से ज़्यादा में बाईपास या वो सब ऑपरेशन? जिसको बोलते हैं, आप जैसे बताया, इसको ये आर्टरी है जो बोलते हैं 75%, जो 75-70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है। जो पाइप, ये क्या बेसिकल पाइप है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है। कोई भी पाइप जो सपोज इतना मोटा है, ये पूरा बंद हो गया, 70% से ज़्यादा है तो खून जाने का रास्ता में तकलीफ देता है। वो भी जहाँ निकला है, सपोज ये आपका जहाँ निकला है आर्टरी, जो प्रॉक्सिमल ब्लॉक बोलते हैं, वो ब्लॉकेज इधर है तो इतना सारा हार्ट को अटैक होकर जान खतरा चांस है। वही ब्लॉकेज इधर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना छोटा हार्ट को अटैक करेगा। जो 70% से ब्लॉकेज है, मेन बड़ा आर्टरी में है, जो ब्लॉक होने के वजह से आदमी को जान के ऊपर खतरा है, फिर उसको एंजियोप्लास्टी या बाईपास का हम एडवाइस करते हैं। जिसका बहुत सारे ब्लॉकेज है, बाईपास एडवाइस करते हैं। जिसका कम ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। जिसका क्रिटिकल ब्लॉकेज ना हो या ब्लॉकेज बहुत दूर में है तो उसको दवाई और लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ में चाहे एंजियोप्लास्टी और बाईपास करो, उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वली, उधर एंजियोप्लास्टी बाईपास करो, जितना आप इम्पोर्टेंस देते हो, लाइफस्टाइल चेंज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो डॉक्टर, बाईपास और एंजियोप्लास्टी में फ़र्क क्या एग्जैक्टली? या ये एंजियोप्लास्टी हम क्या करते हैं, जैसे पता ना, 3 मेन आर्टरी, मेन पाइप है जो सारा शरीर को खून सप्लाई करता है, इधर से ये जो नस निकल के दिल को खून सप्लाई करता है। एंजियोप्लास्टी क्या करते हैं, हम पैर के अंदर से या हाथ के अंदर से नली डालते हैं, वो अंदर से जाके सपोज इधर ब्लॉकेज है तो उसके अंदर हमने एक बैलून से उसको खोल देते हैं, उसके अंदर एक स्टेंट बोलते हैं। स्टेंट मतलब जैसे स्कैफोल्डिंग, आपका रास्ता कचरा है, आप साइड से निकाल के वॉल बना देते हो, अंदर एक मेटल का वॉल बना देते हैं, उसको स्टेंट बोलते हैं। वो ब्लॉकेज को खोल के उसके अंदर रास्ता पूरा बन जाता है। बाईपास मतलब एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल, आपका रोड ब्लॉक है, आपका मेन रोड जा रहे हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस से जा रहे हो, बंद है, गाड़ी नहीं चल रहा है, आप क्या करते हो, फिर साइड में जाके एसपी रोड लेके फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस को आ जाते हो। बाईपास सर्जरी हम ऐसे करते हैं, तो आर्टरी निकाल के, सपोज ब्लॉकेज इधर है, खून नहीं जा रहा है, हम इधर से मेन पाइप से आर्टरी लेके रास्ता बाईपास कर देते हैं, खून इधर नहीं आ पा रहा है, इधर से घूम के इसके अंदर आएगा। तो इसलिए उसका नाम बाईपास सर्जरी है, क्योंकि वो रोड ब्लॉक को बाईपास करता है। जो खून जाने का जो रास्ता है, ब्लॉक है, उसको बाईपास करता है। सो बाईपास सर्जरी बाहर से बाईपास करके करते हैं।
जो एंजियोप्लास्टी अंदर से करते हैं। एंड डॉक्टर, बहुत लोग डरते हैं कि ये सब सर्जरी ये सब कराने में, तो उन्हें डरना चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे को पता है कि आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आई थिंक आपका 99.8% सक्सेस रेट है। यस लेकिन सब डॉक्टर का उतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं होता। तो यस, हमारा जो मेरा और एशियन हार्ट में हमारा 99.8% सक्सेस रेट है। वर्ल्ड वाइड इज 97 to 98% सक्सेस रेट है। कोई डरने की, मेरा एडवाइस रहेगा, सबको तो पहले बाईपास ज़रूरत नहीं है, तभी ज़रूरत है जहाँ जान के ऊपर खतरा है। एंड ये डर इसलिए है क्योंकि 40 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उस टाइम तो 50% लोग गुजर जाते थे। सो डर गए थे लोग कि बाबा ऑपरेशन किया तो गया, आएंगे नहीं आएंगे, अपना रूल बना के जाते थे। लेकिन वो ज़माना बदल गया। अभी कहाँ भी दुनिया में करो 97-98% सक्सेस है। यस, हमारा 99.8% है, लेकिन बाकी जगह भी 97-98% सक्सेस है। तो मेजॉरिटी प्लेसेस कोई डरने की बात नहीं है। एक ही चीज़ है, जो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द 15 दिन 1 महीने के अंदर चला जाता है। सो मेरा एडवाइस रहेगा, जिसका जेन्युइनली ज़रूरत है, जान के ऊपर खतरा है, उनको बाईपास करना चाहिए। ये सब तो टर्म्स होते हैं। जब कोई मरता है तो वो सब सिमिलर टर्म्स यूज़ करते हैं। कोई बोल रहा है हार्ट अटैक से मर गया, कोई बोलता है कार्डियक अरेस्ट, कोई बोलता है स्ट्रोक। तो ये सब क्या सेम है, अलग है? इसका फ़र्क क्या है? कुछ सेम है, कुछ अलग है। एक तो मेन है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, दो अलग चीज़ है। दो अलग है? हाँ, समटाइम दोनों सेम है, मेजॉरिटी टाइम अलग है। हार्ट अटैक मतलब ये दिल के अंदर जो आर्टरी देखा है, उसके अंदर खून नहीं जा रहा है, तो खून बंद हो गया, तो हार्ट का उतना एरिया खून नहीं गया तो डैमेज हो गया, तो हार्ट अटैक आया। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का मेन काम क्या है, सारा शरीर में खून सप्लाई करने के, वो पंप है। हार्ट फेलियर में तो वो पंप काम नहीं कर पा रहा है। वो दो कारण से हो सकता, हार्ट अटैक आने के बाद भी हार्ट फेलियर हो सकता है, और जिसका हार्ट मसल पहले से कमज़ोर है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर रहा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 है, जिसका सडनली 190-200 हो गया, हार्ट टेम्परली काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो हार्ट टेम्परली काम नहीं कर पा रहा है, जैसे आप केयर लिया तो वो ठीक नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हार्ट अटैक हार्ट फेलियर के बीच में फ़र्क है। स्ट्रोक जो है सेम थिंग, स्ट्रोक मेनली ब्रेन को जो अटैक, सेम थिंग। जैसे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज होता है, बंद हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। इवन हार्ट स्ट्रोक भी ऑल्सो सिमिलर लोग बोलते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक सिमिलर है, सेम है। और कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट मीन हार्ट टेम्परली बंद हो गया। ओके। दोनों कारण से हो सकता है। आपका हार्ट अटैक के वजह से होता है, और हार्ट फेलियर के बाद सपोज इलाज नहीं किया, हार्ट एट सम पॉइंट इज गोइंग टू स्टॉप। जैसे कोई आदमी का बोलोगे भागो, वो 15 मिनट आधा घंटा भागेगा, 4 घंटा भागोगे तो फिर गिर जाएगा। तो हार्ट का वही कंडीशन है, जब बहुत वीक हो जाता है फिर टेम्परली इट स्टॉप्स, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट मीन हार्ट बंद हो गया, एंड उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जनरली लोग सोचते हैं कि ओनली व्हेन यू ब्रेक अप विद समबडी, बट जनरली देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। कोई भी एक्सट्रीम ग्रीफ, whether you are in love with somebody, you break up and you are too much in grief, or somebody close in the family died, or any reason, you are too much grieving. When you do too much grieving, the heart temporarily can get damaged, because there are a lot of toxic chemicals produced in the body, stress hormone produced. Temporarily heart can get damaged. Overnight heart pumping normal say can go down to 10-15%. If you don't take measures, you can even die. But good thing about broken heart syndrome is as long as you take proper care, reverse immediately reverses back. तो अगर So there is किसी a को broken heart syndrome. Yeah. तो अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम ग्रीफ हुआ, मतलब फैमिली में कोई मर गया या कोई बहुत ज़्यादा ही मेजर कोई ब्रेकअप हो गया, Yes. तो उन्हें ये हो सकता है। हो सकता है। डॉक्टर, ये सब जो हार्ट इश्यूज का जो आप बात कर रहे थे अभी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्लॉकेज, ये सब कितना महंगा बीमारी है? मतलब क्या ये बहुत लाखों में खर्चा होता है या मैनेज हो जाता है सस्ते में? क्या एक आप मतलब एक एवरेज इंडियन को क्या एडवाइस दोगे? अनफॉर्चुनेटली ये कैटास्ट्रोफी हेल्थ जो बोलते हैं, जो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जिसका होता है, उधर कैंसर और हार्ट अटैक और स्ट्रोक और लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, दुनिया में कहाँ भी कोई देश में कोई भी अंतर देखेंगे 100 मरीज 40 जो पर्सनल बैंक्रप्सी होता है हेल्थ केयर इसके वजह से, क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। कहाँ भी दुनिया में करो आप देखेंगे, इंडिया दुनिया में सबसे सस्ता है हेल्थ केयर में।
हमारे इंडिया में एंजियोग्राम 20-25 हज़ार 30 हज़ार में हो सकता है। तो और एक अच्छा हुआ, अभी सारा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा स्टेट गवर्नमेंट का आजकल जो हेल्थ केयर स्कीम हो गया, सब बिलो पॉवर्टी लाइन बाकी लोगों के लिए, वो तो सब आदमी कवर हो गया। तो उनके लिए कोई भी हार्ट बीमारी या कैंसर या कोई भी लिवर डिजीज, किडनी के लिए उनको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलता है। इंडिया में देखेंगे तो बाईपास आपका 3-4 लाख भी कर सकते हो। सो डॉक्टर, आप बोल रहे हो कि इंडिया में और भी सस्ता है बाकी कंट्रीज में, हमें तो महंगा लगता है, बट एक्चुअली अगर आप कंपेयर करो तो और सस्ता है। 100%। प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है, क्योंकि 80% लोग गरीब हैं, 70% लोग गरीब हैं। उनके लिए सडनली 4 लाख निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो डेली लेबर का काम करता है, जो भी 10,000 रुपया पे 25-30 हज़ार रुपया कमाता है फैमिली सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए 4 लाख रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ, नंबर 1 अच्छा हेल्थ करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन के करिए। नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस लेने का है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे आप अब कोई भी जो कमाई करता है, आप सारा चीज़ अलग चीज़ के रखता है, बच्चों का पढ़ाई के लिए रखता है, खाने के लिए, घर खरीदने के लिए सब रखता है, गाड़ी खरीदने के लिए। तो सबको मैं एडवाइस करता हूँ, अपना हेल्थ के लिए भी थोड़ा इंश्योरेंस ले लो, तो कोई इमरजेंसी आ गया तो आपका काम में आएगा। जो गरीब लोगों के लिए सारा देश में सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका स्कीम है जो उनको कवर करने के लिए। बीमारी होने के बाद उसका इलाज करेंगे, दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई देश नहीं है जो उसको अफोर्ड कर पाएगा। इसीलिए सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल जो बीमारी का मैनेजमेंट के जगह हेल्थ मैनेजमेंट के लिए सब फोकस कर रहे हैं। सेम थिंग इंडिविजुअल लेवल में, जैसे देश के लेवल में हेल्थ मैनेजमेंट को फोकस कर रहे हैं। आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट योर पॉडकास्ट फॉर फोकसिंग ऑन दैट। तो सेम वे इंडिविजुअल लेवल में भी अपना हेल्थ का मैनेज करो, फिर बीमारी नहीं होगा, फिर तकलीफ नहीं होगा। अब बाई चांस करने के बाद भी हो गया तो आपके पास इंश्योरेंस है, तो आपका इमरजेंसी के लिए देखभाल कर पाएगा। तो पहले तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए और साथ साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जो आपके इमरजेंसी में आपको काम आ पाए। यस, और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत चीप है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। महीने में 200 रुपया दिया तो आपको कम से कम 3 लाख रुपया आपका मिल जाएगा। ओके, आप ऐसे जाके कहाँ, वो एक बार वो बटाटा बड़ा कुछ खा लिया तो 200 रुपया चला जाता है, कहाँ बैठ के चाय पी के खा लिया तो लंच कर लिया। तो वो मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि हेल्दी खाना जो होता है वो महंगा होता है, लेकिन तो मैं बोलता हूँ कि जो हार्ट का बीमारी है वो और भी महंगा है। Yes, तो exactly. आप वो हेल्दी खाना में 100-200 रुपये ज़्यादा दे दो, रादर देन वो 4 लाख रुपए आपको बाद में लगे, और वो तो पॉकेट में और शरीर दोनों में आपको तकलीफ देगा। जेन्युइनली हेल्दी खाना सस्ता है। हाँ, आप जो नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलता है घर में बना के खाओ, उस वो सस्ता है। बाजार में पैकेट खाना लाके बना के खाओ, उस पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उस पर मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सब मिला के देखो, दैट इज मोर एक्सपेंसिव। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द कंट्री डू टू इम्प्रूव आवर हार्ट हेल्थ? पूरा कंट्री, गवर्नमेंट क्या कर सकता है हमारे हार्ट के लिए, करोड़ों लोग के हार्ट के लिए? आई थिंक मेरा सबसे हर बार वही मैं बोलता हूँ कि हमारा बीमारी आते वक्त वेट मत करो, अपना शरीर का देखभाल करो। इसीलिए गवर्नमेंट लेवल, पॉलिसी लेवल पे मेरा एडवाइस रहेगा कि हमारा फोकस मैक्सिमम होना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट में। यस, डिजीज़ मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, सारा हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाकी सब है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन हेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पॉलिसी लेवल वी शुड फोकस मैक्सिमम हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर एंड वेरी गुड हैविंग यू। इट्स अ प्लेजर। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो पहले से ही था, और अब हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर रमाकांत पांडे ने कहा कि 80% ऑफ हार्ट इश्यूज सही लाइफस्टाइल से इजीली रिवर्सिबल है। सबसे सरप्राइजिंग और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 50 की एज के बाद हार्ट डिजीज विमेन में भी उतना ही कॉमन है जितना मेन में है, लेकिन हम विमेन रिलेटेड हार्ट इश्यूज को इग्नोर करते हैं। तो अब से बोथ मेन एंड विमेन को अपने हार्ट और ओवरऑल लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट एपिसोड।